क्या ये कहा जा सकता है कि जब हम भारतीय विदेशों में होते हैं, ऐसे देश जहां काफ़ी साफ सफाई होती है, उन देशों में हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर बदल जाता है। हम तमाम साफ सफाई के नियमों का पालन करते हैं, घर से लेकर सार्वजनिक जगहों तक में। और जैसे ही हम देश की सीमा के अंदर आते हैं, अपने देश में आते हैं, तो हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। गांधी जी ने साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, जहां स्वच्छता होती है, ईश्वर वहीं होता है। और अपने पूरे जीवन में गांधी जी ने इन बातों को समझा, दूसरों को समझाया और खुद व्यक्तिगत तौर पे काफ़ी गहराई से इसका पालन किया। जहां बाहरी और आंतरिक स्वच्छता होती है, ईश्वर वहीं होता है। प्रकृति अपने आप गंदगी नष्ट कर देती है। प्राणियों की संरचना ऐसी है कि सबको सफाई का बोध रहता है। सृष्टि की सर्वोच्च रचना मनुष्य, यानी मनुष्य में सफाई का स्तर सबसे ऊंचा होना चाहिए। हम अपने वेदों में, पुराणों में जाएं तो हमारे देश में भी स्वच्छता के लिए संस्कार बने हुए थे। घरों में हम जिस प्रकार की सफाई रखते थे, घर के पिछाड़े में गंदगी का जिस प्रकार हम गंदगी को डिस्पोज करते थे, बाहर शौच करने भी अगर जाते थे हमारे लोग तो कपड़े बदल के शौच करने जाते थे, बाहर हाथ मुंह धोकर ही घर के अंदर प्रवेश करते थे। तो वो हमारे संस्कार में था। बापू कहते हैं, शरीर की स्वच्छता सभ्य होने की ओर पहला कदम है। प्रार्थना हमारे मस्तिष्क को पवित्र करने को प्रेरित करती है, तो झाड़ू और बाल्टी हमारी भौतिक दुनिया की पवित्रता के लिए भी उतना ही जरूरी है। जब दौर गुलामी की जंजीरों से जूझने का था, जब वक्त विदेशी दमन के खिलाफ ऊंची आवाज उठाने का था, ऐसे में एक मुद्दा एक बेहतर समाज का भी था, यानी राजनीतिक दास्ता से आगे बढ़कर अपनी आदतों और कुरीतियों से लड़ाई। तभी एक मंत्र दिया उस महात्मा ने, स्वच्छता आजादी से महत्वपूर्ण है। यह मंत्र एक संदेश था, एक आह्वान था कि बाहरी और भौतिक दुनिया की बेहतरी खुद की और अपने परिवेश की स्वच्छता के रास्ते से होकर गुजरता है। सच की ताकत, जिसने मुक्ति संघर्ष को नए मायने दिए, जिसने शुचिता और पावनता तक का एक नया रास्ता हमें दिखाया। सच की नई स्थापना में नए अर्थों की बानगी भी थी। और बापू कहते हैं, पवित्रता का मूल गुण होता है सच्चाई, जिसका एक नाम सफाई भी है। 50 लाख लोग एक तीर्थ में इकट्ठे होते थे और उस तीर्थ को गंदा करके नहीं आते थे, साफ करके ही छोड़ते थे। उस जगह से हटने के बाद कोई इतना स्वभाव में कचरा नहीं था। गांधी जी ने तो कि झाड़ू को उठा के बाहर किया, बाहर भी साफ करना है, ने ये जो काम किया। और इसके साथ साथ कहा कि भीतर भी झाड़ू लगाना है, नहीं घर के भीतर नहीं, मन के भीतर। वो सब विचार हटाओ जिससे गंदगी फैलती है, जिससे समता हटती हो। तो उन सब चीज़ों को करते 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 एक दौर आया जिसमें बड़े लोगों ने झाड़ू लगाई। 24 मई 1925 के नवजीवन के अंक में महात्मा गांधी लिखते हैं, मेरा मानना है कि शौचालय की सफाई की गुणवत्ता वैसी ही होनी चाहिए जैसे हम अपने ड्राइंग रूम की करते हैं, क्योंकि कई बीमारियों की जड़ शौचालय से जुड़ी हमारी बुरी आदतें हैं। इस सच को आज समझने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि आज भारत में 59% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। 9% शहरी परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। ये भयावह आंकड़े एक तरह का बुलावा है बीमारियों का। जरूरत है कदम बढ़ाने की,
घर की सफाई से आगे बढ़कर स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पाने की। जरूरत है बापू की उस पुकार को सुनने और अपनाने की जो कहती है कि हर आदमी अपना सफाई कर्मी खुद बने। जर्मनी साफ सफाई और स्वच्छता के मामले में बेहद आगे दिखता है और इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। और जर्मनी के मॉडल की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह सामने आती है कि वहाँ साफ सफाई और स्वच्छता और कचरा निपटान की एक एकीकृत प्रणाली है, जिसमें सभी घरों से कचरा इकट्ठा किया जाता है। उसके लिए बाजाब्ता फीस लगती है, रकम देनी पड़ती है और सार्वजनिक स्थानों पर भी कड़ी नजर होती है। तकनीक के साथ जर्मनी साफ सड़कें, साफ फुटपाथ और साफ नदियों के लिए मशहूर है। कचरे रिसाइकलिंग के मामले में जर्मनी किसी और देश से कहीं आगे है। शुरुआती स्तर पर ही कचरे को बांट लिया जाता है ताकि आगे की समस्या से बचा जा सके। वहाँ 3 बिन्स की पॉलिसी है। 3 कूड़ेदान घर में हैं और कवर्ड कूड़ेदान प्लास्टिक का उनको दिया गया है। वहाँ की जो म्युनिसिपैलिटी है, गवर्नमेंट है, काउंसिल, उनकी ओर से वो डब्बे दिए गए हैं। घर पर ही अलग अलग डिब्बों में प्लास्टिक, कागज, कांच और रसोई के कचरे को अलग कर लिया जाता है। इन कचरों को घर के बाहर रखे रंग बिरंगे डिब्बों में फेंका जाता है। जर्मनी के करोड़ों घरों में ऐसी ही प्रणाली है। घर के बाहर पीले, हरे, ग्रे और नीले रंग के डब्बे होते हैं। डिब्बों के रंग के मुताबिक कचरा डाला जाता है। जैसे हरे डिब्बे में रसोई से निकलने वाला कचरा जिसकी खाद बनाई जाती है और पीले डिब्बे में प्लास्टिक का कचरा। गाड़ियों के हिसाब से अपने डब्बे का सामान उठाती है और उस गाड़ियों में लाद के ले जाती हैं। उन डब्बों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, किन किन प्रकार के कूड़े इस डब्बों में जाएंगे और किस प्रकार से उन डब्बों को सड़कों के किनारे रखा जाएगा, ये सब उन गाइडलाइंस है और सबको इस गाइडलाइंस को फॉलो करनी पड़ती है। परिवार के सदस्य के हिसाब से हर घर से एक रकम वसूली जाती है। यह रकम वह कंपनी वसूलती है जिसका जिम्मा घर से कचरा उठाने का होता है और उसको सही तरीके से निपटाने का होता है। Clean water, we can drink all the water from the tap. We can, every house has a toilet, bathroom, shower room. It's expected for everybody to have it. आमतौर पर घर के बाहर कचरे की सफाई के लिए जर्मनी में झाड़ू का इस्तेमाल होता है, लेकिन सड़कों के किनारे रोड स्वीपिंग मशीन है जो सड़कों को चमका देती हैं। फुटपाथ के लिए हैंड हेल्ड ब्लोअर का इस्तेमाल होता है। इस मशीन से पत्तों को बड़ी आसानी के साथ इकट्ठा किया जाता है। जर्मनी में जिस तरह से कागज और प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से इनको रिसाइकिल भी किया जाता है। दफ्तर, घर और रेस्तरां में कागज के तौलिए का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में इन्हें दोबारा रिसाइकिल कर लिया जाता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और बियर की बोतलों को वापस स्टोर में लौटाने की सुविधा होती है, जिससे बेवजह कचरा नहीं जमा होता। बेकार बोतलों के पैसे भी मिल जाते हैं। In the community, we have a system of recycling materials, paper, plastic, metal, and every week we put it into a bin and put it onto the street corner and the trucks come and collect it. We also collect any yard waste, tree branches or things that we might not need from our yard. They go out and they recycle all those materials. The sanitation, the garbage, that's all done at what we call the county level, so within the states.
जर्मनी में बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से कचरे के प्रबंधन के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग माँ बाप, दादा दादी और शिक्षक देते हैं। रोजाना उन्हें छोटी छोटी बातें सिखाई जाती हैं जिसे वह बड़े होकर भी नहीं भूलते। कहा जाता है सिंगापुर में साफ सफाई स्वच्छता को लेकर जीरो टॉलरेंस है और इतनी जुर्माने की राशि लगाई जाती है जो शायद किसी व्यक्ति के महीने 2 महीने की कमाई से भी ज्यादा हो। सिंगापुर एक छोटा सा द्वीप देश जिसने एक निर्धन बंदरगाह से लेकर एक अमीर वैश्विक वित्त केंद्र तक का सफर महज 3 दशकों में पूरा किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। आखिर ये संभव कैसे हुआ जहां इतने सारे उपनिवेश देश अपनी आजादी के बाद ऐसा नहीं कर सके, वहीं सिंगापुर ने ऐसा कर दिखाया। दुनिया में मुझे एक देश बता दीजिए जहां पर कूड़ा करकट गंदगी फैलाने में कानून ना हो। हर देश में कानून है लेकिन सिंगापुर में कानून लागू होता है। उसने किस तरह से सही फैसले लिए? अपने आर्थिक फैसले के साथ साथ ये बेहद स्वच्छ देश भी माना जाता है क्योंकि वहां गंदगी फैलाने पर भारी जुर्माने लगाए जाते हैं। लेकिन आखिर कौन सख्ती और ईमानदारी से कानूनों को लागू करता है और वहां की अफसरशाही में भ्रष्टाचार का स्तर क्यों कम है? क्या इसकी वजह वहां सरकार के विरुद्ध खबरें देने की मीडिया को स्वतंत्रता नहीं होना है या लोगों के लिए राजनीतिक अधिकारों को सीमित रखना है? जापान में सफाई कर्मियों को हेल्थ इंजीनियर कहा जाता है और इसी शब्द से पता चलता है कि सफाई और सफाई कर्मियों को कितना महत्व जापान में दिया जाता है। लेकिन एक बड़ी बात जो जापान को सारे देशों से अलग करती है वो है वहाँ बचपन से ही साफ सफाई को लेकर बच्चों में नैतिक स्तर काफ़ी ऊंचा किया जाता है और उसका असर धीरे धीरे जब व्यक्ति बड़ा होता है वहाँ तक असर दिखता है और इसीलिए जापान हमें बहुत कुछ सीखने को एक अवसर देता है। Well, rifled home. They were warned just a minute or so ago, and they went to sleep once again. Ivory Coast. Lovely touch from Honda with his right. Sets himself on the left. An absolute rifle. ये तस्वीरें हैं जून 2014 में फीफा विश्व कप की। The ball is behind him. Big plays, big games. Derek stands up. जापान और आइवरी कोस्ट की टीमों के बीच मैच अपने चरम पर था और दर्शकों को जोश भी। इस जोश के रंग में पोस्टर थे, स्लोगन थे, बोतलें थी और न जाने क्या क्या। तनाव भरे मैच में आइवरी कोस्ट ने जापान को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। जापानी दर्शक निराश थे, कुछ गुस्से में भी थे। लेकिन हमने तभी कुछ ऐसा दिखा जिसने पूरी दुनिया को कुछ सिखा दिया। मैच के बाद हताश लेकिन सफाई को लेकर प्रतिबद्ध दर्शकों ने पूरे स्टेडियम में अपने छोड़े गए कचरे को साफ किया। जापान अगर पिछले दशकों में तकनीकी विकास का गढ़ बनकर उभरा है तो साथ ही सफाई के बेहतरीन संस्कृति का भी उदाहरण बनकर सामने आया है। दरअसल कहा जाता है कि सफाई जापान के संस्कारों में है, यह उनकी आदत है। In everyday life, we used to wash our hands and wash ourselves every day and something like that. And in the street, I think we have dustbin everywhere, and we threw papers in the dustbin when we eat something after using it. कहा जाता है कि जापान में बचपन से ही सफाई का पाठ पढ़ाया जाता है, सिर्फ घर ही नहीं बाहर भी। स्कूलों में रोज साफ सफाई का पीरियड होता है। इसमें हर बच्चा अनिवार्य रूप से योगदान देता है। संस्कारों को ये साथ बड़े होने तक बना रहता है। यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर आम लोग हाथों में सफेद दस्ताने पहने सफाई करते दिख जाते हैं।
मॉल्स हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, हाईवेज़ हैं, कहीं पर भी है, लोग रिस्पॉन्सिबली अपनी चीज़ उठा के फेंकते हैं बाई चांस। और कई बारी अगर कोई नहीं फेंकता है तो दूसरा कोई पीछे चला आ रहा है तो ये कोई नहीं सोचता है कि साहब उसने फेंका नहीं फेंका। बहुत बारी ऐसा भी मैंने देखा है कि दूसरे को रोक के भी कहते हैं कि साहब आपने वहाँ क्यों फेंका, और फिर उठा के वहाँ डालते हैं सही रूप से। जापान की राजधानी टोक्यो में रविवार सुबह का समय है और ये लोग हैं एक टॉयलेट क्लीनिंग क्लब के, जिसमें बच्चे जवान सभी हैं। ये निकले हैं पब्लिक शौचालयों को साफ करने। इस समूह की शुरुआत हुई थी एक फेसबुक ग्रुप से, जो आज जमीन पर बदलाव के लिए काम कर रहा है। इस समूह के प्रमुख मासायुकी मागोमे कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि हम कोई गंदा काम कर रहे हैं, इसलिए हम ये काम अपने हाथों से ही करते हैं। यहाँ तक कि इसमें बच्चे भी पूरे जोश के साथ शामिल होते हैं। हम इस काम को कतई गंदा नहीं मानते। पैंतीस लोगों का ये समूह अब अपनी छुट्टी का दिन इसी काम में लगाता है, जिससे इन्हें दिल की शांति भी मिलती है। कंप्यूटर प्रोग्रामर सातोशी ओदा कहते हैं कि हम साथ आए हैं, जिसका एक अलग ही मजा है। मैं तो अब ये काम इसलिए करता हूँ कि इसमें अब मिलने जुलने का मजा भी शामिल हो गया है। इस समूह का मानना है कि सार्वजनिक जगहों पर सफाई न सिर्फ आपके शहर को बेहतर बनाती है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। You know how also sanitation is related to health. That was a process that grew over the past 100 years. So we cannot just stand here and say proudly, oh, it's all good in our country. जापान में आमतौर पर सड़कों पर कूड़ेदान नजर नहीं आते। लोग थैलियां लेकर चलते हैं और अपना सारा कचरा उसमें रखते जाते हैं। घर पहुंचने के बाद इस थैली में रखे कचरे को बाकायदा छांटकर अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से डस्टबिन में डाला जाता है, यानी प्लास्टिक अलग, फल के छिलके अलग, कागज अलग। खास बात यह है कि इससे रिसाइकलिंग में आसानी होती है। पीएम मोदी ने एक बार कहा था कि हम सफाई करने वालों को कचरा वाला कहते हैं, जबकि वो सफाई वाला है। लेकिन जरा जापान का नजारा देखें तो यहाँ सफाई करने वालों को सफाई कर्मी, हेल्थ इंजीनियर कहे जाते हैं। We value it in a way that we know that if they don't come every week, if they don't clean our garbage pots, because every house has a place where it puts the garbage and then it's picked up every week or 3 times a week, depends. And they're just valued as people in the workforce, you know. It's nothing special, you're used to it. जापानियों ने जीवन के हर पक्ष को तकनीक के जरिए से बेहतर बनाने की कोशिश की है। सफाई के मामले में भी वे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वहां तकनीक की बदौलत ही बुलेट ट्रेनों की सफाई मिनटों में हो जाती है। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है। जापान, खासकर टोक्यो में नियम ये है कि किसी तरह के कूड़े को जमीन पर नहीं फेंकना है, बल्कि लोग कचरे को थैलियों में लेकर अपने घर ले जाते हैं, जिसके बाद में रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। जापान अगर आज स्वच्छता का चैंपियन है तो इसका एक बड़ा कारण है कि यह देश अपने कचरे का 77% हिस्सा रिसाइकिल करता है। कई अलग अलग स्तरों के कानूनों ने यह सुनिश्चित किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर सफाई हो। 3 दशक पहले तक अमेरिका में प्रदूषण का स्तर कई बड़े शहरों में काफी गंभीर स्थिति में था। वहाँ की नदियाँ बहुत बुरी स्थिति में थी क्योंकि लोग अपना कचरा नदियों में फेंका करते थे। लेकिन इन 3 दशकों में बदलाव की एक अलग कहानी लिखी गई। कहा जाता है कि ज्यादा नहीं, पिछली सदी के 7वें दशक में अमेरिका के कई शहरों में प्रदूषण इतना था कि सांस लेना मुश्किल था। ओहियो जैसे कई शहरों में कई नदियां प्रदूषण के कारण अंतिम सांसें गिन रही थीं। लोग अपना कचरा नदियों में फेंकने के आदी थे। When I was growing up in the US in the 70s and 80s, we had a lot of problems with pollution and with garbage. We had terrible smog in Los Angeles. We had very polluted rivers. We had garbage washing up on beaches. And so
In the 80s and in the 90s, people became much more aware of the consequences of their actions. They became aware of the problem that we were creating. And that's when you started to see things like recycling bins appearing in different neighborhoods and different cities around the country. दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के लोग बताते हैं कि बदलाव अचानक नहीं आता, इसके लिए सालों लगते हैं। अमेरिका में भी हालात बदलने में सालों लगे, क्योंकि ये स्वच्छता का इरादा ढांचागत सुविधाओं के साथ साथ आदतों में बदलाव की भी मांग करता है। Communities and NGOs and activists pushed back. They pointed to these dead rivers, they pointed to the factory dumping waste into the river and said, this can't continue. You're killing our country, you're killing our environment, and ultimately you're killing us. So businesses started to be held liable. Some businesses had to pay very large fines and very large fees to clean up. And businesses realized it just made good sense from the beginning to run their business to run their manufacturing, to run their industry in an ecologically conscious manner, because it's easier to prevent pollution than to clean it up afterwards. दिल्ली के इस अमेरिकी दूतावास में हमें लोगों ने बताया कि वो किसी तरह का कचरा बेकार नहीं जाने देते, लगभग सारी चीजें रिसाइकल कर देते हैं। We've begun a recycling program here at the American Embassy. As you can see, we recycle cardboard, paper, glass. Wet garbage isn't recycled, but we control the collection and elimination of our wet garbage. The paper we actually send to a company that produces recyclable printing paper and notebooks. For example, we have recycled notebooks that we use in our meetings. Our printers use recycled paper. So we've been able to use our own waste to produce our own paper supply, which has been a big advance for us. स्वच्छ भारत का जब आगाज हुआ तो दुनिया के कई देशों ने इसमें सहयोग के साथ हाथ बढ़ाया। उसी में से एक है USAID भी, जिसने न केवल तकनीकी सहयोग दिया है बल्कि भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को संस्थागत मदद भी दे रही है। I would say that there are many models, both centralized water and wastewater treatment, but also decentralized solutions and behavioral models too that the U.S. has, but that also many other countries in the world has. And we really see our role is sharing information on those smart solutions with India, so that we can again learn from one another and really support the Clean India campaign. आज अमेरिका दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सार्वजनिक साफ सफाई और स्वच्छता का स्तर काफी ऊपर है, लेकिन इस परिपक्वता के पीछे कारण है बच्चों को काफी शुरुआत से ही सफाई का महत्व समझाना। These days in schools, of course, children are taught to recycle. One thing that they are taught to do is to do art projects using items that would be thrown away, turning bottles into vases for flowers, for example. I've seen schools where they would show children how to make dresses out of recycled paper and other projects like that, so that when children learn from a very young age that throwing away something that's useful, throwing away something that's good is wrong, that there's always another use for something and that you shouldn't waste it. अमेरिका जैसे देश एक उदाहरण है कि कैसे स्वच्छता के इरादों को दशकों तक पालना पोसना पड़ता है, तब कहीं जाकर एक बेहतर उजाले का सूरज दमकता है। भारत के पास सीखने को काफी कुछ है, लेकिन साथ ही जरूरत है इरादों को भी एक लंबे वक्त तक समय की कसौटी पर कसते रहना। फिलहाल दीजिए हमारे इस अंक में हमें हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।